दोस्तों यहाँ पर हम फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो कर्तव्य हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के जो कर्तव्य हैं हॉस्पिटल्स में या फार्मेसी में जहां पेशेंट का इंटरेक्शन डायरेक्ट ड्रग से होता है तो वहां पर एक फार्मासिस्ट ही होता है। और वहां पर इसमें कर्तव्य क्या क्या है, तो इसमें 9.1 पैरा में लिखा हुआ है वितरण औषधि प्रदाय करना। मतलब कि जब हम दवाइयों को या मेडिसिन को एक पेशेंट उसको लेगा तो वो एक फार्मासिस्ट के थ्रू जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 9.1 पैरा के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है वितरण औषध पत्र एकत्र करने पर पहले जो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर है या डॉक्टर है वो क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन से लिखेंगे। देन प्रिस्क्रिप्शन से लिखने के बाद अब दवाइयों को एकत्र करने का जो काम है एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के थ्रू कहां पर जाएगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। पहले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसको डिस्पैच करेगा, जो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है उसको डिस्पैच करेगा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसको कैरी करके कहां पर ले जाएगा, वार्ड तक ले जाएगा। वार्ड में क्या होगा, वहां पर जितने भी वार्ड्स हैं, चाहे नर्सिंग हो, चाहे ऑपरेशन वार्ड हो, चाहे आईसीयू हो, वहां पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट होंगे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स या ड्यूटी डॉक्टर्स जो आप बोल रहे हैं वो प्रेजेंट होंगे। वहां पर क्या होगा कि अब वहां पर आप में दवाइयां इकट्ठी हो गई हैं। अब दवाइयों के अब आगे लिखा हुआ है कि विभिन्न क्रियाकलापों जैसे पैकिंग से औषधि निकालना। अब जब क्योंकि हम पेशेंट बेड पे है तो उसको पता नहीं है कौन सी दवाई लगनी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दवाइयों को निकालेंगे और थ्रू द नर्सिंग उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कराएंगे। इसमें लिखा हुआ है पैकिंग से औषधि निकालना, औषध पत्र भरना। वहां पर एक फॉर्म होता है, आपने हमेशा देखा होगा जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं वहां पर एक कंसेंट सीट होती है, वहां पर एक पूरा प्रोफार्मा होता है जो दवाइयों को टाइम टू टाइम देने के लिए एक पूरा फॉर्म होता है, तो उसको भरना आदि पंजीकृत विशेषज्ञ की देखरेख में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अब जब वहां पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट है तो वहां क्लिनिकल फार्मासिस्ट की देखरेख में चाहे नर्सिंग स्टाफ हो वो भी ये काम कर सकता है जो इन क्रियाकलापों करने के लिए प्रशिक्षित है। तो नर्सिंग स्टाफ ऑलरेडी रहता है तो वो प्रशिक्षित है। तथापि रोगियों को औषधियों का वास्तविक वितरण दूसरे लोगों द्वारा बनाए गए नुस्खे के संपर्क सत्यापन के पश्चात पंजीकृत विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाएगा। मतलब हो सकता है किसी और ने वहां पे भेजा हो, वो दवाइयां लिखी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर डिसीज है और डिसीज से जो ड्रग जा रही है, जिस डिसीज के कंसर्न में ड्रग जा रही है, वो उसको वेरीफाई करेगा कौन, एक रजिस्टर्ड क्लिनिकल फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आगे है पंजीकृत विशेषज्ञ वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रत्येक औषध पत्र का भेषजिक आकलन करेगा। मतलब कि हमको सब कुछ देखना है क्योंकि पेशेंट है, पेशेंट के अलग अलग फैक्टर्स हैं पेशेंट के बॉडी में डिसीज के अकॉर्डिंग, तो हमको पूरे फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद ही ड्रग को एडमिनिस्ट्रेटिव करानी है। इस आगे लिखा हुआ है अधिनियम के प्रयोजनार्थ भेषजिक आकलन को ऐसे बिंदु के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर पंजीकृत भेषज किसी नुस्खा लिखने वाले व्यक्ति का विनिर्दिष्ट किए गए औषधि इलाज का सुरक्षित। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी ने डिस्पेंस कर दिया है तो अब हमारा काम जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का या क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स का कि औषधि इलाज का सुरक्षित, क्वालिटी, प्रभावकारी। मतलब कि औषधि इलाज का जो सुरक्षित है, मतलब जो डोज है वो सुरक्षित होना चाहिए, वो जो ड्रग दी जा रही है वो क्वालिटी वाली दी जा रही है कि नहीं, प्रभावकारी है, मतलब जो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं वो सही है, और जो ड्रग दे रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट। जो दोस्तों आज इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनका इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता और वो समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2 दवाई, 4 दवाई, 5 दवाई एक साथ एडमिनिस्ट्रेटिव करा दी और उसके कारण क्या हो रहा है कि एलर्जिक रिएक्शंस हो रहा है। तर्कसंगत, ये देखिए तर्कसंगत होना चाहिए, किसी भी डिसीज में कुछ भी दवाइयां नहीं लगानी है, तो तर्कसंगत प्रयोग स्थापित करने के लिए अपनी जानकारी का प्रयोग करता है। उसके बाद क्या है लिखा है, रोगी की गोपनीयता हर समय कायम रखी जाए। अब ये एक पॉइंट है कि भाई जितने भी रोगी हैं या जो भी मरीज है उसकी गोपनीयता, मतलब हो सकता है उसको कोई ऐसा रोग हो जो सोसाइटी के लिए ठीक ना हो, तो वहां पर हमें क्या करना है कि उसकी गोपनीयता एटलीस्ट रखी जाए। आगे है रोगी या देखभालकर्ता को समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब जब जैसे हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में अब उस
उसको कौन सी बीमारी है और वो कौन सी दवाइयाँ ले रहा है, इसका पूरा जो विवरण है ये जो मरीज है या मरीज के साथ जो देखभाल करता है वो पूछ सकता है और हमको बताना चाहिए, जानकारी उनको उपलब्ध करानी चाहिए। और आगे लिखा है जहां संभव हो वहां इस जानकारी की समझ की पड़ताल की जानी चाहिए। मतलब अब जो जानकारी है, इस जो भी समुचित जानकारी है उसको समझ भी होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि आप उसको बताएं, लेकिन ये है कि उसको एटलीस्ट एक जानकारी, एक नॉलेज के तौर पे उतनी समझ होनी चाहिए। आगे लिखा है भेषजी द्वारा संभाले गए सभी औषध पत्रों के लिए। अब भेषज जो है मतलब फार्मासिस्ट द्वारा जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है उनको संभालना, तो उस प्रिस्क्रिप्शन को कैसे संभालना है। अब आप देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस वाला पार्ट है, ये ऑलरेडी प्रैक्टिस वाला ही पार्ट चल रहा है, लेकिन ये स्पेशल पॉइंट है डा, जिसमें लिखा हुआ है डी पार्ट है, सॉरी ई पार्ट है, इसमें दिया हुआ है रोगी के विवरण की पड़ताल और पुष्टि की जाए। मतलब अब जो रोगी किस रोग से पीड़ित है इसका, उसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए, और दूसरी बात जो भी ड्रग जा रही है उसका पूरा विवरण हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, और वो सही है उसकी पुष्टि होनी चाहिए। जो कौन करेगा, एक क्वालिफाइड क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर कर सकता है। आगे क्या है, भेषजिक आकलन किया जाए, मतलब दवाइयों का आकलन, कौन सी दवाई कब जा रही, कहाँ जा रही है, कितने डोज में जा रही है, किस रूट से जा रही है, ये सब आकलन पता होना चाहिए। उचित प्रलेखन रखा जाए। उचित प्रलेखन मतलब क्या होगा कि जो भी हम दवाई लिख रहे हैं, जो भी चीजें हैं, वो उसको जो लिखा हुआ है उसको एक ढंग से लिखा है या राइटिंग अच्छी हो। आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है, एफ पॉइंट है, औसत पत्र के आकलन में निम्नलिखित का आकलन शामिल तो होना चाहिए, किंतु उस तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि क्या, मतलब कि औषधि पत्र का आकलन तो होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट पॉइंट है औषधि पत्र विधिमान्य है, मतलब कि जो उस तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि क्या, मतलब कि कहां तक उसको सीमित रखना है और कहां तक नहीं रखना है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें कि फर्स्ट पॉइंट है औसत पत्र विधिमान्य है, मतलब औसत पत्र विधिमान्य है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। औसत पत्र में समुचित मात्रा, रूप तथा दवा देने का समुचित उपाय शामिल है, ये भी हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, औसत पत्र मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक विधि के अनुसार बनाया गया है, इसको देख रेख करना है। फिर सेकंड पॉइंट है औसत पत्र में समुचित मात्रा, रूप तथा दवा देने का समुचित उपाय शामिल है, ये देखना है। औसत पत्र रोगियों की अवस्था के लिए समुचित है, मतलब औसत पत्र जो है रोगी की अवस्था के लिए समुचित है कि नहीं है, ठीक है, ये भी देखना है। उपचार की अवधि ठीक है, ये भी हमको देखना चाहिए। औसत पत्र रोगी के पैरामीटर्स, मतलब औसत पत्र रोगी के पैरामीटर्स, आयु, वजन कितना है, कितना होना चाहिए, ये पता। औसत पत्र रोगियों के पैरामीटर मतलब रोगी के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको पूरा जांच लेना चाहिए, और पूर्व चिकित्सा के अनुसार समुचित, मतलब कि जो चिकित्सा जो चल रही है, जो ड्रग चल रही है उसमें समुचित है कि नहीं है इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स के अनुसार। ये मैन कैलकुलेटर है, ये पूरा कैलकुलेटेड है, जो हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। आगे लिखा है औसत पत्र अन्य उपचार के रूप है, मतलब जो औसत पत्र है, मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शंस है, प्रिस्क्रिप्शंस में हो सकता है मरीज को एक से अधिक बीमारियां हो, तो उसके अनुरूप जो दवाइयां चल रही हैं वो अनुरूप चल रही हैं कि नहीं, ये भी हमें क्या करना, वेरीफाइड करना है। फिर जो प्रिस्क्रिप्शंस नियम और निर्देशों के संगत है, मतलब ये भी हमें देखना है कि जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो नियम और दिशा निर्देशों से संगत है कि नहीं है, मतलब वो जो नियम बनाए गए हैं या और दिशा निर्देश दिए हैं तो उसके संगत में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दुष्प्रभाव और प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रिस्क्रिप्शन जो है दुष्प्रभाव है दवाइयों का, मतलब साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में जो दवाइयों से होने वाले हैं उसके रिएक्शंस की संभावना कितनी है, इसको भी हमको क्या करना है, वेरीफाइड करना है। आगे प्रतिकूल संकेत।
प्रतिकूल संकेत मतलब क्या कि उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, किडनी लिवर हार्ट पर या कोई अदर ऑर्गन्स पर कोई अदर इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, इसके बारे में हमें देखना है। रोगी द्वारा औषध पत्र में औषधियों के दुरुपयोग और अनुपयुक्त उपयोग की संभावना है। मतलब रोगी द्वारा औषध पत्र में औषधियों के दुरुपयोग, रोगी द्वारा जो भी मरीज है उसके द्वारा जितनी भी मेडिसिन दी है उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो जा रहा। हो सकता है कोई एडिक्टिव ड्रग हो और वो उसको क्या करे, कंटिन्यू लेना चले, उसके पास थोड़ा बहुत मेडिसिन का नॉलेज हो और वो उसको क्या करे, लेता जाए, एडिक्टेड हो जाए। और उपयोगिता, जो जिस चीज के लिए रह रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि पत्र लेबलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करता है। मतलब कि जितना भी प्रिस्क्रिप्शन में जितनी भी दवाइयां हैं उसकी जो लेबलिंग है उसके अनुसार वो पालन करता है कि नहीं करता, मतलब उस हिसाब से डोज चलता है कि नहीं चलता, उस हिसाब से मेडिसिन चलती है कि नहीं चलती। ये मतलब टाइम टू टाइम जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पे मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा पेशेंट, तो वो सब हमको क्या करना है, जांचना है। फिर आगे अपेक्षित औषधि उत्पादों के योजन, वितरण तथा और लेबलिंग से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि, मतलब अपेक्षित आगे लिखा है इसमें पॉइंट 1 क्या है, औषध उत्पाद औषध पत्र में मेल खाता है। मतलब अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यदि डिस्पेंस कर रहा है, मतलब जब वितरण की बात हो रही है कि जब अपन किसी हॉस्पिटल में मरीज को दवाई दे रहे हैं या मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं या कहीं फार्मेसी में भी हम वहां पर दवाइयां दे रहे हैं, जो भी डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है, तो वहां पे क्या है, औषधि उत्पाद जो भी दे रहे हैं हम, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्रिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं कि नहीं करते, तो ये अपन को देखना है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट है जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं या ड्रग प्रोडक्ट हैं तो उनका समय समाप्त तो नहीं हुआ, मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक्सपायर तो नहीं होगा वो, ये भी हमको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, औषध उत्पाद ठीक ढंग से योजित हो, यदि आवश्यकता हो तो पैक हुआ है और समुचित ढंग से लेवल पाया गया है। मतलब कि जितने भी औषधियां हैं तो उसका ढंग से क्या होना चाहिए, एक सीरियल बाई सीरियल लिख के देना चाहिए। जैसे सुबह दोपहर शाम खाना है तो 1 2 3 कर दीजिए और उसको कलर में किसी अलग कलर के पेन से लिख दीजिए। इस तरीके से हमें क्या हो, उस चीज को एक ठीक ढंग से योजित करना, मतलब उसको एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंसिंग में जमा देना। और पैक हुआ होना चाहिए जनरली, यदि कोई मेडिसिन प्रोडक्ट खुली हुई नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सही ढंग से वितरण की जांच पड़ताल पंजीकृत विशेषज्ञ के द्वारा की जाती है। मतलब कि ये तो हम ऑलरेडी करते ही हैं कि जो जितने भी दवाइयां हैं उसकी जांच अच्छे से कर लेनी चाहिए, उचित प्रलेखन किया गया हो और अच्छे से वो दवाई का नाम, अच्छे से लेबलिंग, सब चीजें अच्छे से की गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है रोगी के सहायक को औषधि उत्पाद का परिधान इस तरह किया जाता है कि यह सुनिश्चित हो जाए कि, मतलब कि जो रोगी है, जो मरीज है और रोगी के साथ जो लोग हैं वो क्या है, औषधि उत्पाद जो भी औषधियां चल रही हैं उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट है पंजीकृत विशेषज्ञ रोगी उसके सहायक को औषधि दे सकते हैं। मतलब कि जो हम लोग जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं या क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, रोगी उसके सहायक को औषधि दे सकते हैं, तो उसके सहायक को क्या करेंगे, हम औषधि देंगे। आगे क्या है, औषधि के बारे में समुचित जानकारी रोगी इसके सहायक को दे दी जाए। मतलब कि जी औषधि के बारे में जितना भी नॉलेज है, कैसे खाना है, पानी के साथ खाना है, दूध के साथ खाना है, कोई फ्रूट जूस के साथ खाना है, मतलब जो भी उसके प्रिकॉशंस है उस तरीके की जानकारी क्या हो, उसको या तो मरीज को दे दी जाए या जो उसके साथ आया है उसको दे दी जाए। नेक्स्ट है 9.2 विशेषज्ञ द्वारा तर्क संगत औषधि प्रयोग का संवर्धन। मतलब कि ये पूरा प्रैक्टिस का पार्ट है। जितने भी ड्रग डिसीज इंफॉर्मेशन क्लिनिक्स वगैरह हैं या जो भी सेंटर्स ओपन किए हुए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे औषधि के तर्क संगत प्रयोग का संवर्धन करने के लिए विशेषज्ञ स्वयं को निम्नलिखित क्रियाकलापों में लगाए। मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है कि जहां पर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस डॉक्टर्स काम करते हैं वहां पर जनरली ड्यूटी डॉक्टर के रूप में क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स होना चाहिए और वहां पर ही हमारी पोजीशंस है। तो वहां पर क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स या रजिस्टर्ड क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट वहां पर प्रेजेंट हो। फर्स्ट पॉइंट है अस्पताल के स्तर पर और राज्य राष्ट्रीय स्तर पर सूत्र संहिता बनाने की तैयारी। अब यहाँ पर
यहाँ पर जो जितने भी तर्क संगत प्रयोग संवर्धन करने के लिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जैसे मैं एक क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये पूरा जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलके या राज्य के साथ मिलके या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी एसोसिएशंस हैं, जैसे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस हैं, नेशनल फार्मेसी डॉक्टर एसोसिएशन है, उनके साथ मिलके हमें गाइडलाइन बनानी है, जहां पर क्या हो रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, जहां पर क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स काम करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें लगना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट दिया है अस्पताल के स्तर पर और राज्य राष्ट्रीय स्तर पर सूत्र संहिता बनाने की तैयारी। तो यहां पर पूरे इस अस्पताल के स्तर पर, अस्पताल मतलब हॉस्पिटल ही हुआ ना, तो यहां पर जब हॉस्पिटल है तो यहां पर कौन, क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट, औषधि कंपनी द्वारा निर्मित संवर्धन सामग्री का आलोचनात्मक आकलन, मतलब कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि जो औषधि कंपनी जो निर्माण कर रही है, तो दवाइयों का जो संवर्धन है या जो सामग्री डल रही है वो सही है कि नहीं है या गलत है, तो उसको हमको क्या करना है, उसको कैंसिल करना है, या उसके बारे में हम आर्टिकल लिख सकते हैं, उसके बारे में हम ड्रग इंस्पेक्टर्स को बता सकते हैं, या इस तरीके के हम क्रियाकलाप कर सकते हैं जो क्या हो एक जन सामान्य व्यक्ति के लिए अनुचित हो, जो दवाइयों के बारे में जो इस चीज को जानता हो। थर्ड पॉइंट है प्राधिकृत स्रोतों के माध्यम से मूल्यांकित सूचना का प्रचार प्रसार। यहां पर क्या है, प्राधिकृत स्रोतों के माध्यम से मूल्यांकित सूचना का प्रचार प्रसार, मतलब कि यदि किसी का ड्रग डिसीज इंफॉर्मेशन क्लिनिक है या जो इंफॉर्मेशन सेंटर खोल के बैठे हैं, तो उनको क्या करना है, कुछ प्राधिकृत मतलब गवर्नमेंट की साइट से, FDA से या वर्ल्ड के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर या कोई ऐसी रिसर्च आर्टिकल्स जो प्राधिकृत हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, तो उसके थ्रू हमें क्या करना है, सूचना का प्रसार प्रचार करना है ड्रग रिलेटेड, या कोई भी ड्रग हो सकती है, चाहे वो एलोपैथी, मेनली तो एलोपैथी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एलोपैथी यदि ड्रग है तो उसके बारे में साइड इफेक्ट आ रहे हैं और बहुत सारी उसमें डिसीज और आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारे और क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट्स आती है, तो उसके बारे में हमको एटलीस्ट पूरे जितने भी हमारे साथ काम करते हैं, नर्सिंग स्टाफ है या मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सूचना का प्रसार मतलब कि जितनी भी दवाइयाँ हैं, तो दवाइयों से रिलेटेड जो भी सूचनाएं आ रही हैं उसको जनता तक पहुँचाना। यही है क्या है कि पेशेंट रिलेटेड जो पेशेंट केयर है और पेशेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, तो पेशेंट को एक मेडिसिन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, चाहे तो आप डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, चाहे किसी माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलोपैथी भी है, यहाँ पे होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदी भी है, यूनानी भी है, नेचुरोपैथी भी है, क्योंकि हर एक ड्रग, हर एक जो बॉडी में किसी रोग के लिए जा रही है वो क्या है, एक औषधि है, और औषधि होती है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, बिकॉज ये तो एलोपैथी के लिए थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन ये जो औषधि पत्र है ये हमेशा के लिए, इसमें मेरे हिसाब से अमेंडमेंट आना चाहिए और इसमें हर एक ड्रग, हर एक पैथी के बारे में दिया होना चाहिए कि चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे वो नेचुरोपैथी भी क्यों ना हो, किसी ना किसी के साइड इफेक्ट आते हैं और वो पेशेंट में जाता है, तो यहाँ पे हम सतत प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आगे लिखा है सतत प्रशिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से, सतत शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से औषधि की जानकारी का अद्यतन करना तथा स्वास्थ्य वृत्तियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप किसी गांव में जाके इस तरीके के शिक्षा कार्यक्रम चला सकते हैं, मतलब पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स चला सकते हैं, या हम डिसाइड कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर क्या हो, पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो कि किस तरीके से कौन कौन सी ड्रग के साइड इफेक्ट हैं, कौन सा फूड अच्छा है और कौन सी बीमारी से क्या क्या लाइफ स्टाइल रिलेटेड हम उनको सजेशन कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ सतत शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से औषधियों की जानकारी, जितना भी औषधियों की जानकारी है, शिक्षा के माध्यम से पेशेंट के बारे में जानकारी हमको प्रोवाइड करनी है, और स्वास्थ्य मतलब यदि वो स्वस्थ रहे उसके लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित भी करना है। रोगी सूचना के पर्चों की रचना, अब आगे क्या है, और प्रचार कर रोगी सूचना के पर्चे, मतलब जितने भी रोगी हैं उनके जितने भी कुछ ऐसे जो
सूचना के पर्चे की रचना तथा प्रचार, मतलब यदि कोई रोगी है तो उसको हम ऐसे कुछ कोटेशंस बना के उसको दे सकते हैं जिससे क्या हो कि वो ठीक हो जाए जल्दी जल्दी, पॉजिटिव उसके अंदर अवेयरनेस आए। तो इस तरीके के प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं। तो ये पूरा क्लियरली लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ 9.3 रोगी को परामर्श देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, जो रजिस्टर्ड क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ पेशेंट। तो यहां पर हमको ये चीज समझना है कि औषधि पत्र जो है, मतलब प्रिस्क्रिप्शंस है जो किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स ने लिखे हुए हैं, तो मिलने पर और रोगी के अभिलेखन की समीक्षा का अनुसरण करते हुए पंजीकृत विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से बातचीत शुरू करेगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा या ऐसे रोगी की देखभाल में वृद्धि होगी अथवा वह आशाप्रद होंगे। ऐसी चर्चा व्यक्तिशः होगी, जहां कहीं साध्य हो अथवा फोन पर होगी तथा उसमें रोगी को परामर्श देने की समुचित तत्व शामिल होंगे। ऐसे तत्वों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हो सकती हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के थ्रू रोगी को परामर्श देना है। जितना भी उसके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा, कुछ मेडिसिन वो खा रहा होगा, इससे रिलेटेड हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, दवाइयों के बारे में बता सकते हैं, और पंजीकृत विशेषज्ञ के रूप में चिकित्सा की सलाह से रोगियों को ठीक, मतलब उसको ठीक करना है, रोगी की देखभाल करना है, मतलब पेशेंट केयर प्रैक्टिस करनी है और उसको ठीक होने में सहायता करनी है। फर्स्ट पॉइंट है औषधियों का नाम और वर्णन, मतलब कोई भी औषधि है उसका पूरा नाम उसको हम बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है और उसका पूरा डिटेल बता सकते हैं। दूसरी बात, मात्रा निर्धारण, रूप, मात्रा देने का उपाय, चिकित्सा की कालावधि, ये सब हम उसको बता सकते हैं कि कितना मात्रा का रूप, मतलब किस डोज में देना है। हो सकता है एलोपैथी हो सकता है उसको लिक्विड फॉर्म में देना हो सकता है पाउडर फॉर्म में देना हो, किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो। फिर मात्रा, डोज कितना होना चाहिए, देने का उपाय, तो कब लेना है, कितने दिन में लेना है, चिकित्सा का अवधि की ये डोज कब तक चलेगा। फिर उसके बाद औषधि की आशयत प्रयोग तथा प्रत्याशित कार्रवाई, मतलब इसके बारे में कैसे प्रयोग करना है और आपको किस तरीके से इसको खाना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। देन उसके बाद औषधि के लिए विशेष निर्देश और सावधानियां, तो ये औषधि के विषय में कि कोई एंटीबायोटिक्स है तो उसके बारे में आपको बताना है, कब खानी, सुबह खाना है, और कोई लाइफ स्टाइल डिसीज में कोई मेडिसिन चल रही है उसके बारे में, और सावधानियां क्या क्या रखनी है ये भी हमको बताना है। आगे क्या लिखा है, सामान्य गंभीर अनुषांगी प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव या तर्क अंतःक्रियाएं तथा चिकित्सीय प्रतिकूल संकेत जिनका प्रतिरोध किया जा सकता है उनसे बचना भी शामिल है तथा उसके होने पर अपेक्षित कार्यवाही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पर सामान्य गंभीर अनुषांगी प्रभाव, मतलब बहुत ज्यादा कुछ सामान्य होंगे और कुछ गंभीर रिएक्शंस हो सकती हैं बॉडी में दो मेडिसिन के उपयोग से, मतलब ड्रग इंटरेक्शन से, ड्रग डिसीज इंटरेक्शन से, ड्रग फूड इंटरेक्शन से, कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो उसके बारे में हमें क्या करना है, उसके संकेत को पहचानना है, साथ में उसको बचाना है उस चीज से, और साथ में कार्रवाई भी करनी है। यदि हमको पता है कि इस ड्रग को लेना बंद करना चाहिए तो इस ड्रग को हमें क्या करना है, उसको या तो डोज को कम कर देना है या तो चिकित्सक की सलाह से डिस्कस करके जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसकी सलाह से उसको धीरे धीरे मंद या बंद कर सकते हैं, या हम उसको अपेक्षित कार्रवाई खुद के डिसीजन पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग औषधि चिकित्सा की प्रविधि। मॉनिटरिंग औषधि चिकित्सा की प्रविधि, मतलब कि हमें मॉनिटरिंग करनी है, जितनी भी ड्रग्स हैं उसकी मॉनिटरिंग करनी है और उसकी अवधि डिसाइड करनी है। आगे है औषधियों का उचित भंडारण। अब जो भी दवाइयां हैं, यदि कोई फार्मेसी में है तो वहां पर उसको अच्छे से रखना है। औषधि पत्र पुनः भरने की सूचना, मतलब कि औषधि पत्र पुनः भरने की सूचना, मतलब कि जैसे दवाइयां खत्म हो गई, एक वार्ड में, एक हॉस्पिटल के वार्ड में या आईसीयू में, जहां भी आप एज अ ड्यूटी डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, जहां पर आप
एज अ क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर काम कर रहे हैं तो औषधियों का उचित औषध पत्र पुनः भरने की सूचना। तो औषध पत्र को फिर से भरना है, पूरी तरीके से भरना है और इसको आप आगे रेगुलेट करते रहेंगे। मात्रा न ले पाने की स्थिति में कार्रवाई, मतलब यदि वो उतनी दवाइयाँ नहीं ले पाया है तो उसको भी आपको क्या करना है, एक एजुकेशन के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से उसको किस तरीके से दी जा सकती है और क्या कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। औषधियों का तर्कसंगत प्रयोग सुनिश्चित, मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ चल रही हैं उसका तर्कसंगत प्रयोग सुनिश्चित करना। जब रोगी या रोगी सहायक परामर्श लेने से इनकार करे तो, मतलब अब कुछ ऐसा है कि बहुत सारे केसेस में, यहाँ तक तो सही है कि चलो जब तक रोगी ले रहा है ठीक है। अब कुछ चीज में ये होता है कि जो ड्रग है और जो मरीज है और मरीज के साथ जो आया है तो वो क्या करे कि दवाइयाँ लेने से इनकार कर दे। हो सकता है वो हॉस्पिटल के बेड पे हो सकता है वो आपकी फार्मेसी में हो। तो वहां पर क्या करना है, उसके सहायक को परामर्श देने की अपेक्षा नहीं होगी। तो वहां पर यदि वो इनकार करता है तो आपको वहां पर ज्यादा उसको सलाह देना या उसको परामर्श देने की जरूरत नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है आगे। फिर फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, विशेषज्ञ रोगियों के खिलाई गई औषधि का अभिलेख औषधि कार्ड रखेगा, मतलब जो दवाइयाँ चल रही हैं या अभी तक चली हैं उसका रिकॉर्ड रखेगा, जिसका प्रयोग औषधि चिकित्सा के मूल्यांकन के लिए किया जा सके। तो जितने भी चिकित्सक है उसके मूल्यांकन के लिए उसके क्या अपना क्या बोलते हैं मिलान करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वास्थ्य देखभाल व्यक्तियों के नाते, मतलब हम हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के नाते, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है हम लोग, तो प्रक्रिया और परिणाम शोध, मतलब कि यहाँ पर रिसर्च, प्रक्रिया और परिणाम का शोध कर सकते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन में काम कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से स्वास्थ्य को ठीक रखना है। शिक्षा देने के लिए, मतलब हम उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं किसी दवाई के प्रति या कोई ऐसी चीज के प्रति जो उसके लिए सही है तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए प्राधिकृत है। वह भेषज गुण विज्ञानी, मतलब जो जैसे मैं हूँ क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, तो क्या कहलाया मैं, भेषज गुण विज्ञानी। फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल अध्ययन भी करेगा। तो यहाँ पर फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी भी हम उसकी जारी रखेंगे साथ में, जिससे कि वो दवाइयों के बारे में हम एक सही जानकारी प्राप्त कर सकें। रोगी को परामर्श देने वाली भेषजियों को निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा, मतलब जितने भी हैं क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स जिनने ड्रग इंफॉर्मेशन क्लिनिक ओपन किया है या सेंटर ओपन किया है, तो उनको क्या क्या ध्यान रखना है। केवल पंजीकृत विशेषज्ञ ही परामर्श देने का काम करते हैं, मतलब यहाँ पर हमको खुद वहाँ पे स्वयं बैठना है, किसी के सहारे नहीं छोड़ना है, खुद परामर्श देना है। दूसरी बात, गोपनीय बातचीत की सुविधा प्रदान की जाए और रोगी की गोपनीयता रखी जाए। वहाँ पर हमें सिक्योरिटी रखनी, मतलब उसकी बातों को बिल्कुल सिक्योर रखना है। नेक्स्ट, रोगी सूचना के पर्चे दिए जाते हैं। यहाँ पर रोगी को जो सूचना हमने दी है उसको किस तरीके से आप डिलीवर करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उचित प्रलेखन, जो भी हम उसको बता रहे हैं उसका अच्छे से लिखना, अनावश्यक परामर्श से बचना, ज्यादा परामर्श नहीं देना है, बेवजह की परामर्श नहीं देना है, वो सब अनावश्यक परामर्श से भी बचना है। रोगियों के फायदे का परामर्श, मतलब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी मरीज हैं उसके फायदे का परामर्श देना है। हर परामर्श में रोगी का फायदा संवर्धित महत्वपूर्ण है, मतलब रोगी का फायदा होना चाहिए। यहाँ डॉक्टर्स का या किसी और हॉस्पिटल का फायदा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो मरीज है उसका फायदा होना चाहिए। मामले में लगे सभी पंजीकृत विशेषज्ञ रोगी और उसके परिवारों के साथ बेझिझक रखने चाहिए, मतलब हमको सीधी बात है कि रोगी और उनके परिवारों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बेझिझक रखने चाहिए। यदि कोई ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो क्लियरली उनको बता देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, परामर्श देने में समय पालन। परामर्श के लिए स्वयं को उपलब्ध कराने में पंजीकृत विशेषज्ञ की समय पाबंदी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि परामर्श देते समय जब भी हम उसकी काउंसलिंग करेंगे तो परामर्श के लिए स्वयं को उपलब्ध कराने में पंजीकृत विशेषज्ञ जितने भी रजिस्टर्ड हैं वो लोग क्या करेंगे, अब एक टाइम बाउंड में काम करेंगे। तो
ये पूरा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमारे यहाँ पे क्या थे कि कर्तव्य हैं जो हमें करना है। तो एज आ हमें क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर जिनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस है या जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, इसमें से चीज़ों को देखना है और अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी है फार्मेसी एज आ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। थैंक यू दोस्तों।